नमस्कार छात्रों, आज का टॉपिक है जैम, जेली एवं मार्मलेट भाग 1। इसमें आप पढ़ेंगे कि जैम क्या होता है, जैम बनाने के लिए कौन कौन सी रेसिपीज़ होती हैं, जैम बनाने की विधि क्या होती है, जैम बनाते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, और जैम तैयार हो गया है इसके लिए अंतिम बिंदु कैसे हम जांचेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जैम क्या है। तो जैम या फलों के गूदे या कभी कभी पूरे फल को पर्याप्त मात्रा में जब चीनी के साथ उबाल कर तैयार किया जाए और ये मध्यम रूप से गाढ़ा हो जाए, इतना गाढ़ा हो जाए कि इसके ऊतकों की स्थिति में रखने के लिए पर्याप्त हो, तो उसे जैम कहते हैं। यह एक प्रसंस्कृत पदार्थ है। चीनी के प्रत्येक 55 भाग के लिए फलों के गूदे का 45 भाग का उपयोग करके इसका व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। इसका आशय है कि अगर जैम 1 kg बनाते हैं तो उसमें 55 भाग जो हो गए वो चीनी होगी और 45 भाग जो होगा वो फलों का गूदा होगा। इसमें न्यूनतम जो है 68% कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं, यानी इसका TSS जो है वो 68% होता है। जैम मुख्यतः उबले फल के गूदे से चीनी व साइट्रिक अम्ल से बनाया जाता है। आओ जानते हैं कि जैम के स्पेसिफिकेशन या विनिर्देश क्या हैं। तो जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ जो है 68% होना चाहिए, भार बटे भार। इसके अलावा अम्लता 0.5 से लेकर 0.6%। फल का गूदे की मात्रा 45 भाग। स्ट्रॉबेरी और रसबेरी के केस में जो है गूदे की मात्रा जो है 25 भाग रखते हैं। चीनी की मात्रा 55 भाग। रंग जो है जो स्वीकृत रंग है, परमिटेड है FAO के अनुसार, उसे ही हम यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। सुवास, स्वीकृत सुवास को हम डाल सकते हैं। सुवास में स्वाद, गंध तथा फील जो है सम्मिलित होते हैं। जैम का आशय उस प्रसंस्कृत पदार्थ से है जो ताजे पके या निर्जलित या शीतित या पहले से पैक किए गए फलों के उत्पाद, जिसमें फलों का रस, फलों का गूदा, फलों का रस सांद्रण व सूखे मेवे के टुकड़े या गूदे या प्यूरी को उबालकर इसको पोषक मिठास वाले पदार्थ जैसे चीनी, डेक्सट्रोज, इनवर्ट शुगर या तरल ग्लूकोज के साथ एक उपयुक्त स्थिरता तक तैयार किया जाता है। ये आप हाइड्रोमीटर देख सकते हैं और इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी नापी जाती है जैम की। और कमर्शियल स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पे हाइड्रोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। अब जैम पाक विधि अनुपात देखेंगे कि जैम, जैसे सेब का जैम बनाना है तो उसके लिए चीनी की मात्रा, अगर 1 kg सेब आपके पास है तो चीनी की मात्रा 0.75 किलोग्राम होनी चाहिए और सिट्रिक एसिड जो है 2 ग्राम होना चाहिए। ऐसे ही खुबानी, जिसको एप्रीकॉट बोलते हैं, उसके लिए चीनी की मात्रा 0.6 किलोग्राम और साइट्रिक एसिड की मात्रा 1 ग्राम। ऐसे ही आम के लिए जो है चीनी की मात्रा 0.75 किलोग्राम और साइट्रिक एसिड की मात्रा 1.5 किलोग्राम। तो आलू बुखारा में साइट्रिक एसिड डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि विभिन्न जो जैम हैं, विभिन्न फलों से जो जैम बनाया जाता है उसमें कितनी चीनी की मात्रा है और कितनी साइट्रिक एसिड की मात्रा है। मिश्रित जैम में सभी जितने भी हम फल मिलाएंगे वो बराबर मात्रा में मिलाएंगे और 1 kg मिश्रित फल में जो है 0.8 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता होती है और लगभग 2.5 ग्राम साइट्रिक एसिड की आवश्यकता होती है। साइट्रिक एसिड और चीनी की मात्रा निर्भर करती है कि जो आपका फल है उसमें उसका TSS कितना है और उसमें कितनी अम्ल की मात्रा है। इसीलिए इन दोनों की मात्रा निर्धारण करने से पहले हमें फल में चीनी की मात्रा यानी TSS और साइट्रिक एसिड की मात्रा को जांच लेना चाहिए। अब जैम बनाने की विधि के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम फलों का चुनाव करते हैं। चुनाव करने के बाद जैम बनाने के लिए हमेशा जो है वो पके हुए फलों का प्रयोग करना चाहिए। अर्ध पके, ज़्यादा पके या कम पके फलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसकी धुलाई करते हैं, जितनी भी धूल मिट्टी है उसको अच्छे से धुल देते हैं। इसके लिए 50 ppm क्लोरीन का पानी भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा इसके बाद इसकी हम छटाई कर लेते हैं। छटाई करने के बाद जो है फलों की छिलाई की जाती है। छिलाई करने के बाद फलों को काट लेना चाहिए और काट के थोड़े से मात्रा में पानी के साथ इसे उबाल लेना चाहिए। उबालने के बाद इसका गूदा निकल आएगा और गूदे को हम जो है कद्दूकस से या मैसर से मस कर लेंगे और मस करने के बाद जो इसका बीज और छिलका बचेगा या किसी कपड़े से हम इसे छान लेंगे, बीज और छिलका इत्यादि को बाहर निकाल देते हैं। इस गूदे को अब हम जो है चीनी 1.15 किलोग्राम के साथ, अगर आपका गूदा 1 किलोग्राम है तो चीनी 1.15 किलोग्राम होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो चीनी की मात्रा है वो 55% और गूदे की मात्रा 1 किलोग्राम रखते हैं। 50 ग्राम चीनी आगे पेक्टिन के साथ लेंगे। अब आगे देखते हैं।
अब दोनों गूदे को मिला लेंगे और मोटी स्थिरता तक, जब तक ये स्थिर ना हो जाए तब तक समान ताप पर इसे उबालना चाहिए। साथ ही साथ जो है इसमें सिट्रिक एसिड और पेक्टिन 10 ग्राम व चीनी 50 ग्राम ले लेते हैं। 50 ग्राम चीनी में पहले पेक्टिन को घोल लेते हैं। अगर एकदम से हम पेक्टिन जैम में डाल देंगे तो जैम में छोटे छोटे जो हैं जमाव देखने को मिलते हैं, इसलिए पहले ही चीनी में 50 ग्राम चीनी में 10 ग्राम पेक्टिन लेकर के इस मोटी स्थिरता तक जब तक जैम पहुँचे बीच में ही हमें इसे मिला देना चाहिए। जैम तैयार होने के समापन बिंदु का फिर निर्णय करना चाहिए। जैम तैयार होने के समापन बिंदु का निर्णय जो है TSS के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे, सीट या प्लेट टेस्ट के आधार पे किया जा सकता है। इसके बाद रंग या सुवास को हम मिला दें और मिलाने के बाद जो है हम इसका त्वरित मिश्रण के बहुत जल्दी से मिश्रित कर देते हैं, क्योंकि जैम तैयार हो चुका है तो इसलिए तुरंत ही इसको रंग व सुवास को मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसे कांच के जार में हम गर्म भर लेते हैं और कांच के जार जो हम ले वो पहले से ही जो स्टेराइल होना चाहिए, यानी कि निर्जीवित होना चाहिए। इसके अलावा जो है मोमीकरण जो है वैकल्पिक है। आप अगर जैम का मोमीकरण करना चाहते हैं तो मोमीकरण कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते हैं तो मोमीकरण नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसकी डिब्बाबंदी कर लेते हैं। डिब्बाबंदी के बाद इसमें लेवल लगा देते हैं और लेवल में जो है हम इसमें विभिन्न प्रकार के फजाई का जैसे लोगो लगाते हैं, हमारी फजाई की रजिस्ट्रेशन संख्या क्या है। इसके अलावा अगर ये शाकाहारी है तो ग्रीन कलर का टैग लगाते हैं, कहाँ पे ये बन रहा है, किस मात्रा में इसमें फल हैं, किस मात्रा में इसमें शुगर डाली गई है, कौन सी शुगर डाली गई इत्यादि विवरण दे देते हैं और इसे फिर जो है ठंडी और सूखी जगह पे भंडारित कर लेते हैं। अब देखेंगे जैम के समापन बिंदु के निर्णय की कौन कौन सी विधियां हैं। पहला विधि जो है वो थर्मामीटर से क्वथनांक का निर्धारण है। उबलते जैम का तापमान जब समुद्र तल पर 106 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो समझ लेना चाहिए जैम तैयार है, क्योंकि 68 डिग्री ब्रिक्स TSS का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 106 डिग्री के आसपास होता है। पहाड़ों पे जाने पे या ऊंचाई पे जाने पर यह बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो सकता है। इसको इंगित करने के लिए थर्मामीटर या थर्माक्यूल्स का उपयोग किया जाता है। दूसरी विधि है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। जब जैम में कुल घुलनशील पदार्थ 68 डिग्री ब्रिक्स हो जाए तो समझ लेना चाहिए या तैयार हो गया है और इसको इंगित करने के लिए हैंड रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सीटिंग या लैडल टेस्ट करते हैं। जैम का कुछ भाग बड़े चम्मच या लकड़ी की करछुल में लेकर थोड़ा ठंडा करके गिराया जाता है। यदि यह एक परत के रूप में गिरता है, एक चादर के रूप में गिरता है तो समझ लो जैम तैयार हो गया है। एक अन्य विधि है तौलना। उबलते पैन में फलों का रस और चीनी डालने से पहले और बाद में तौला जाता है। यदि तैयार जैम का वजन इस्तेमाल की गई चीनी के वजन का 1.5 गुना हो जाए तो समझ ले जाना चाहिए कि जैम तैयार है और इसके लिए जैम बनाते समय ही नीचे जो है बैलेंस का उपयोग किया जाता है। अगर व्यावसायिक रूप से देखें तो हाइड्रोमीटर टेस्ट यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है और व्यावसायिक जो कंपनियां होती हैं वो हाइड्रोमीटर द्वारा अपने बनाए गए जैम के अपेक्षित घनत्व को नापते हैं, तो उससे जो है एक विश्वसनीय हमें अंतिम बिंदु प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम समझेंगे जैम से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं। जैसे पहली समस्या है क्लिष्टीकरण। शर्करा का अगर अनुचित इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन का मतलब है जैसे आप जानते हो शर्करा दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो शर्करा फिर से फ्रक्टोज और ग्लूकोज में टूटने लगती है। जो इन्वर्जन शुगर होती है वो शर्करा से 1.25% ज़्यादा मीठी होती है, जबकि ग्लूकोज से 1.7% ज़्यादा 1.7 गुना ज़्यादा मीठी होती है। और इसीलिए अगर अनुचित इन्वर्जन हुआ है तो क्लिष्टीकरण हो जाता है। इसीलिए जो है चीनी के साथ अगर ग्लूकोज का हम प्रयोग करते हैं तो क्लिष्टीकरण की समस्या नहीं आती है। दूसरा जो है चिपचिपाहट है। चिपचिपाहट मुख्य रूप से ज़्यादा TSS हो जाने के कारण शर्करा का ज़्यादा इन्वर्जन हो जाए। अगर 40% से ज़्यादा इन्वर्जन हो जा रहा है तो चिपचिपाहट हो जाएगी। पेक्टिन की मात्रा कम हो जाती है तो चिपचिपाहट देखने को मिलती है। इसको अंग्रेजी में स्टिकीनेस के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए जो है आप पेक्टिन की उचित मात्रा का प्रयोग करें और जो उचित मात्रा में ही शर्करा का उपयोग करें। ज़्यादा इन्वर्जन ना होने पाए इसलिए कॉर्न जो है शुगर का भी उपयोग आप कर सकते हैं। चौथी जो समस्या जैम बनाने में आती है वो परिपक्वता पूर्व जमाव हो जाता है। इसका मतलब यानी जैम जो है अपने एंड पॉइंट पे पहुंच नहीं पाता, उससे पहले ही उसकी सेटिंग हो जाती है। इसी को कहते हैं परिपक्वता पूर्व जमाव। इसका जो कारण है ज़्यादा पेक्टिन होना है और निम्न TSS होना है। इसीलिए शर्करा को अगर हम उचित मात्रा में मिलाएंगे तो परिपक्वता पूर्व जमाव नहीं होगा। और चौथी जो समस्या जैम में आती है उसको कहते हैं सूक्ष्म जैविक संक्रमण।
उच्च अपेक्षिक आर्द्रता, नमी की परत और दोषपूर्ण विधि से अगर हम निर्माण करते हैं तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जैम के साथ संबंधित हो जाते हैं। अतः इन सूक्ष्म जैव जैसे फंगस हो गए यानी कि फफूंद हो गए या बैक्टीरिया हो गए, इनको दूर करने के लिए आप 40 ppm सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं और या फिर इन्हें ठंडे या सूखे स्थानों पर भंडारित किया जा सकता है। आशा है कि आपको जैम समझ में आया होगा। आगे दूसरे पार्ट में हम जेली के बारे में बताएंगे कि जेली क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।